हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का टी स्पोर्ट्स द फिजिकल एजुकेशन जोन में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो आज की ये सीरीज है बहुत खास, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 125 क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला, जो कि होगी 3 पार्ट्स में। तो ये है आज पहला पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी के बेस्ड। ठीक है, यानी कि जैसे क्वेश्चन इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन या फिर डी ट्रिपल एस बी फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो ये सीरीज आपके लिए होने वाली है बहुत खास। आप बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर किसी अन्य स्टेट की प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो आप हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीजेज, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फिजिकल एजुकेशन और गेम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीजेज। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये सीरीज़। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने सजेशन हमें बताइएगा, और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ले लीजिए अपना नोटबुक और पेन और अपना स्कोर लगाइए और हमें बताइए कि आज आपका स्कोर कितना रहा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो मांसपेशियां हैं उनके प्रकार निश्चित किए जाते हैं। कैसे निश्चित किए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है कैलोरीमीटर द्वारा, ऑप्शन बी है मांसपेशियों की बायोप्सी द्वारा, ऑप्शन सी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा, ऑप्शन डी है रेडियोमीटर द्वारा। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सही आंसर ही गेस कीजिएगा। गलत आंसर करने पर आप जानते ही हैं आजकल एग्जाम्स में माइनस मार्किंग होती है। तो चलिए, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों का जो प्रकार है उसका पता बायोप्सी तकनीक द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बायोप्सी तकनीक से यह भी पता लगाया जा सकता है कि मांसपेशियों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण है या नहीं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, आपको बताना है कि जो अधिक ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड की बात यहाँ पर हो रही है, वहाँ पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो कौन सा ऐसा फैक्ट है जो दौड़ को प्रभावित करती है, जो दौड़ होती है 1 मिनट से अधिक की, कहाँ पर? हाई एल्टीट्यूड पर। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट 1 है कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी। पॉइंट 2 है ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी। पॉइंट 3 है घर्षण प्रतिरोध को कम करता है। पॉइंट 4 है पर्यावरणीय तापमान को कम करता है। और पॉइंट 5 है पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 पॉइंट आपको दिए हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन से पॉइंट सही हैं। 4 कूट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, ABCD। ठीक है, आज चलिए आप गैस कीजिए और अपना राइट आंसर चूज कीजिए। ठीक है, जल्दी से मैं एक बार फिर से इनको रिवाइज कर देता हूँ। जो इसमें पॉइंट 1 है वो है कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी। ठीक है, दूसरा है ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी। तीसरा है घर्षण प्रतिरोध को कम करता है। चौथा है पर्यावरणीय तापमान को कम करता है। पांचवा है पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है। तो कौन सा कूट सही होगा, जल्दी से आप बताइए कि हाई एल्टीट्यूड पर जब कोई प्लेयर 1 मिनट से अधिक की दौड़ दौड़ता है तो वहाँ पर कौन से फैक्ट्स होते हैं? चलिए बताइए। कूट 1 है 1, 2 एंड 5। कूट बी है 2, 3 एंड 4। कूट सी है 2, 4 एंड 5। कूट डी है 1, 3 और 5। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर लगाइए।
चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कोई प्लेयर हाई एल्टीट्यूड पर 1 मिनट से अधिक की दौड़ दौड़ता है तो वहाँ पर कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी हो जाती है। ठीक है, उसे इसका सामना करना पड़ता है। उसके अलावा नंबर 2 यानी कि ऑक्सीजन की आंशिक दबाव में कमी आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर कम रहता है तो आंशिक दबाव में भी कमी आ जाती है। और नंबर 5 जो लास्ट वाला है, ठीक है, पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है। ठीक है, जो हमारी पेशियां हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है, तो ये प्रभाव वहाँ पर पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल प्रदर्शन निम्न पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आपको बताना है खेल प्रदर्शन निम्न पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन ए है दबाव का स्तर, बी है उत्सुकता का स्तर, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आंसर लगाने से पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस थोड़े से इस तरह से पूछे जाते हैं क्योंकि हम जल्दीबाजी में आंसर लगा देते हैं और कई बार हम गलत आंसर टिक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। खेल प्रदर्शन निम्न पर भी निर्भर करता है, दबाव के स्तर पर, उत्सुकता का स्तर, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन कितने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि खेल प्रदर्शन निम्न पर भी निर्भर करता है। ठीक है, दबाव का स्तर और उत्सुकता का स्तर खेल के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन खेल का प्रदर्शन इन पर निर्भर नहीं करता है। तो अब बात आती है कि खेल का प्रदर्शन निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी एथलीट का जो खेल का प्रदर्शन होता है वो उसकी टेक्निक, ठीक है, उसकी स्किल, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी मेंटल फिटनेस मीन साइकोलॉजिकल फिटनेस, इन सब पर निर्भर करता है, ना कि दबाव पर या फिर उत्सुकता पर। हाँ, ये जो फैक्टर्स हैं ये खेल प्रदर्शन को प्रभावित जरूर करते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नियमित रूप से विरेचक का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे किसकी कमी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो विरेचक वर्ड है, ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड जनरली यूज होता है, ठीक है, जिसे हम जुलाब भी कहते हैं। ठीक है, ये योगा से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, शुद्धिकरण की एक क्रिया होती है जिसमें अधिक पानी पिया जाता है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ों का सेवन किया जाता है जिससे पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। तो आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसका प्रयोग करे, यानी कि विरेचन या फिर जुलाब का प्रयोग करता है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इससे किसकी कमी हो जाती है शरीर में, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है लोहा, बी है पोटेशियम, सी है आयोडीन और डी है क्रोमियम। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, ठीक है, नियमित रूप से जुराब करने से क्या हो जाता है कि शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। विरेचन का प्रयोग नियमित नहीं करना चाहिए। पोटेशियम हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। ठीक है, इसकी कमी से शरीर को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिटनेस उम्र, व्यक्तिगत आदतों, व्यायाम और जीवन के प्रति नजरिए से प्रभावित होती है। इनमें से किस कारक को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। फिटनेस उम्र, व्यक्तिगत आदतों, व्यायाम और जीवन के प्रति नजरिए से प्रभावित होती है, लेकिन इनमें से किस कारक को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्तिगत आदतें, ठीक है, जीवन के प्रति नजरिया, सी है व्यायाम, ऑप्शन डी है उम्र। आप किस को नियंत्रित नहीं कर सकते, इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है, ऑप्शन डी उम्र। आप उम्र यानी कि एज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिटनेस के लिए आप अपनी व्यक्तिगत आदतों यानी कि पर्सनल जो आपकी हैबिट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जीवन के प्रति जो नज़रिया है आपका उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। व्यायाम को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी दिनचर्या के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एज है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी स्तरों पर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम होना चाहिए। इष्टतम विकास का यहाँ पर मतलब है अच्छा विकास, ठीक है। सभी स्तरों पर बच्चों के अच्छे विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है आनंदित, ऑप्शन बी है संतुलित, ऑप्शन सी है शारीरिक रूप से कठिन, ऑप्शन डी है सिद्धांतोन्मुख। सिद्धांतोन्मुख, थोड़ा शुद्ध हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। चलिए, आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्तरों पर अगर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम होना चाहिए तो वो होना चाहिए बिल्कुल संतुलित, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के सर्वोत्तम सूचक की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि स्वास्थ्य का सर्वोत्तम सूचक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ताकतवर मांसपेशियां, ऑप्शन बी है मोटा होना, ऑप्शन सी है लंबे समय तक सोना, ऑप्शन डी है अधिक मात्रा में खाना खाना। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। ऑप्शन ए ताकतवर मांसपेशियां। मोटा होना एक अच्छे स्वास्थ्य का सूचक नहीं है, जो कि बीमारियों की जड़ माना जाता है, ठीक है। और लंबे समय तक सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अधिक मात्रा में खाना खाना तो अपने आप में भी एक बीमारियों की जड़ कह सकते हैं, या फिर सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो जो ताकतवर मांसपेशियां होती हैं ये हमारी सभी चीज़ों में हेल्प करती है, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे स्पीड हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, ठीक है, या फिर चाहे कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज हो। तो स्वास्थ्य की सर्वोत्तम सूचक के रूप में हम ताकतवर मांसपेशियों को कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, ठीक है। योगा से क्वेश्चन है। यूपी और DSSB में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर योगा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वात, कफ और पित्त, बी है सत्व, रजस और तमस, सी है मनस, बुद्धि और अहंकार, ऑप्शन डी है वाक, पाणी और पायु। चलिए जल्दी से गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि सांख्य शास्त्र के अनुसार, ठीक है। तो जो सांख्य शास्त्र है उसके अनुसार प्रकृति के तत्व के जो घटक हैं वो है सत्व, रजस और तमस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बोहाइड्रेट भरण निम्न में से प्रभावशाली है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट भरण यानी कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपको बताना है ये कब प्रभावशाली होती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है लंबी अवधि की क्रिया, ऑप्शन बी है छोटी अवधि की क्रिया, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस आपने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग होती है वो अधिक प्रभावशाली जो होती है लंबी अवधि की क्रियाओं के लिए होती है। जो एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, वो इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गति के नियम दिए गए हैं। आपको बताना है जो गति के नियम है वो किसने दिए हैं। इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन पहले बता दूं। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है प्लेटो, सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। ऑप्शन सी न्यूटन। अब आपको लग रहा होगा कि इतना इजी क्वेश्चंस क्यों है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर वहाँ पर आता है तो वहाँ पर एक लेवल होता है। कुछ क्वेश्चन हायर लेवल के होते हैं, कुछ मीडियम के होते हैं, तो कुछ थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो सभी क्वेश्चंस वहाँ पर इंक्लूड होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है।
ऑप्शन ए है रिस्ट जॉइंट, बी है कार्पस व टार्सस जॉइंट, ऑप्शन सी है एल्बो जॉइंट, ऑप्शन डी है हिप जॉइंट। कल की वीडियो में हमने जॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर आया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो जॉइंट है वो ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कार्पस और टार्सस जॉइंट होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, रिस्ट में जो जॉइंट होता है वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है। ठीक है, उसके अलावा एल्बो में हिंज जॉइंट होता है और हिप में आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, बी है सेवा कार्यक्रम, सी है स्वच्छता कार्यक्रम, डी है इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी स्वच्छता कार्यक्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वच्छता कार्यक्रम है वो फिजिकल एजुकेशन के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम, ये सभी फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा के दायरे में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने गेस कर भी लिया होगा। चार ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन, ऑप्शन डी है जल। चलिए जल्दी से गैस कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है, या कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदान भी करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाला एक प्रमुख तत्व है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से क्या शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करता है। आपको बताना है कि इनमें से क्या शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर की आवश्यकता का निर्धारण करता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है कार्यक्रम की आवश्यकता, बी है संस्था के प्रकार, सी है संस्था की नीतियां, ऑप्शन डी है शिक्षा का दर्शन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्यक्रम की आवश्यकता जो है शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के स्तर का निर्धारण करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विस्तृत अंतराल विधि की तीव्रता होती है। आपको बताना है जो अंतराल विधि में विस्तृत अंतराल विधि होती है उसकी तीव्रता क्या होती है। ऑप्शन ए है 60 to 80%, ऑप्शन बी है 80 to 90%, ऑप्शन सी है 30 to 40%, ऑप्शन डी है 40 to 70%। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विस्तृत अंतराल विधि में जो तीव्रता होती है वो होती है 60 to 80%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, शारीरिक शिक्षा के मापने की सबसे आसान विधि जो सामान्यतः शारीरिक क्षमता परीक्षण में शामिल होती है, तो कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुछ दूरी के लिए क्रिकेट बॉल फेंकना, ऑप्शन बी है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ऑप्शन सी है पुल अप व्यायाम, ऑप्शन डी है कुछ विशेष भार उठाना। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। आपको बताना है कि शारीरिक शक्ति के मापने के सबसे आसान विधि जो सामान्यतः शारीरिक क्षमता परीक्षण में भी शामिल होती है वो कौन सी है। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुल अप व्यायाम। ठीक है, जो शारीरिक शक्ति को मापने का सबसे आसान विधि है इन सब में वो है पुल अप व्यायाम। पुल अप व्यायाम से हम अपनी अपर लिम्ब या फिर शोल्डर की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, शारीरिक शक्ति है, उसको मापने का कार्य करते हैं और ये शारीरिक क्षमता परीक्षण में भी शामिल होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, खेलों में पेशी प्रभावी
सहाय निम्न में किसकी मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन रिवाइज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, खेलों में पेशी प्रभावी सहाय निम्न में से किसकी मदद करते हैं। पहले यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं। नंबर 1 है ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाना, 2 है एकाग्रता बढ़ाना, 3 है दर्द को बढ़ाना और नंबर 4 है थकान का जल्दी होना। जो पेशी प्रभावी सहाय हैं वो किस में मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं। 4 कूट यहाँ पर दिए गए हैं, 1 और 2 सही है, या फिर ऑप्शन बी है 2 और 3 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी है 1 और 4 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी है 3 और 4 दोनों सही हैं। जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए और अपना आंसर गेस कीजिए, इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही होंगे। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कूट नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। पहले क्वेश्चन नंबर 18 समझ लीजिए। लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि, ठीक है, जो कि फिक्स डेट होती है, फिक्चर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है। ठीक है, बात हो रही है लीग प्रतियोगिता की। ठीक है, तो लीग प्रतियोगिता में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या नहीं होती। तो इसीलिए सबसे आसान है, क्योंकि इसमें ना तो कोई बाई देनी है और ना ही सम और विषम संख्या होने पर कोई दिक्कत होती है। तो ये कौन सी ऐसी प्रतियोगिता होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है स्टेयरकेस, ऑप्शन बी है टेबुलर, ऑप्शन सी है साइक्लिक, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन ए स्टेयरकेस। जो स्टेयरकेस विधि होती है, इसमें ना तो बाई दी जाती है और ना ही टीमों के सम या विषम होने से कोई समस्या उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्येक व्यक्ति की संहिता का लगभग 99% यानी कि 99% भाग 6 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर है डॉट 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 से बना होता है। ठीक है, आपको बताना है कि व्यक्ति की जो संगति है का उसका लगभग 99% भाग जो है 6 तत्वों से बना है। 6 में से 3 तत्व यहाँ पर बता दिए हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं। बाकी 3 तत्व कौन से हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, सल्फर और ताम्र, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, आयोडीन और फास्फोरस, ऑप्शन डी है फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद जो 3 तत्व होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। ठीक है, चलिए इन सभी का प्रतिशत मैं आपको शरीर में बता देता हूँ। जो ऑक्सीजन होता है वो लगभग 65% होता है। कार्बन की बात करें तो ये होता है 18.5%। हाइड्रोजन 9.5% होता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो लगभग 3.2% होता है। फास्फोरस की बात करें तो ये होता है 1.0% और कैल्शियम की बात करें तो ये होता है लगभग 1.5%। ठीक है, इसके अलावा 5 तत्व और होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन के लिए। वो होते हैं पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहेगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है पावलोव, ऑप्शन सी है जुगोनर, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। आपको बताना है कि जो अभ्यास का नियम है उसका आविष्कार किसने किया था। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो है
3 नियम प्रतिपादित किए थे इससे संबंधित, ठीक है। ये सीखने के नियमों के अंतर्गत आता है। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास थे जड़मत होई सुजान, ठीक है। तो ये इसी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है अभिकेंद्री बल के कारण, बी है गुरुत्वाकर्षण के कारण, सी है संतुलन एवं बल के कारण, डी है अपकेंद्री बल के कारण। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। जो एक धावक है, जब कर्व आता है तो वो दौड़ते समय बाईं ओर क्यों झुकता है? ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया, आपकी स्क्रीन पर हैं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस आपने किया है। जब धावक बाईं ओर झुकता है तो उसका कारण होता है अभिकेंद्री बल, ठीक है। अभिकेंद्री बल के कारण एक धावक दौड़ते समय बाईं ओर झुकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है सहानुभूति, बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है प्रेरणा, ऑप्शन डी है प्रेरित करना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सहानुभूति, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं। ठीक है, आपको बताना है सबसे पहले ओलंपिक में किस महिला ने पदक जीता था जो कि भारतीय थी। ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, बी है MC मैरी कॉम, सी है कर्णम मल्लेश्वरी, डी है साक्षी मलिक। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। जी हाँ, ऑप्शन सी कर्णम मल्लेश्वरी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने वर्ष 2000 सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में, ठीक है, कांस्य पदक जीता था और इनका जो वेट कैटेगरी थी वो थी 69 kg। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक स्कूल के ज़िले में, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर होना चाहिए, एक ज़िले के स्कूल में कई छात्र और परिवारों के आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आंसर गेस कीजिएगा। फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एक जिले के स्कूल में कई छात्र और परिवार आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जी रहे हैं और उनकी शैक्षिक और अन्य संसाधनों तक सीमित पहुंच है। ठीक है, तो मतलब उनको जो शैक्षिक है और अन्य संसाधन है वो अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, सीमित पहुंच है। एक समन्वित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा छात्रों के इस आबादी को सबसे बड़े लाभ की संभावना प्रदान करता है? आपको बताना है। यहाँ पर कुछ घटक यहाँ पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो छात्रों की इस आबादी को सबसे अधिक लाभ की संभावना प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सबसे हेल्पफुल रहेगा। ऑप्शन ए है एक स्वस्थ मनोसामाजिक आबोहवा के द्वारा चित्रित स्कूल का वातावरण। ऑप्शन बी है एक सुनियोजित अनुक्रमिक K-12 शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो ज्ञानात्मक सामग्री को संबोधित करता है। ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा संगठनों के साथ स्कूल आधारित भागीदारी। ऑप्शन डी है स्वास्थ्य शिक्षा संकाय जिन्हें बाल विकास और छात्र केंद्रित शिक्षा विज्ञान में किसी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा संगठनों के साथ स्कूल आधारित भागीदारी ऐसी कंडीशन में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को के माध्यम से मापा जाता है। पार्श्व विचलन का मतलब यहाँ पर है स्कोलियोसिस से। ठीक है, ऑप्शन ए है वेट्रेबोग्राफ, ऑप्शन बी है स्कोलियोमीटर, ऑप्शन सी है इंफ्रास्कोलियो, ऑप्शन डी है गोनियो स्पाइन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो स्कोलियोसिस है
उसको मापने के लिए स्कोलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्कोलियोग्राफ का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। आपको बताना है कि आधुनिक ओलंपिक जो कि स्टार्ट हुए थे 1896 में, तो उसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ऑप्शन ए है हरक्यूलिस को, ऑप्शन बी है ऑर्नेस्ट कार्टियस को, ऑप्शन सी है पियरे डी कुबरटिन को, ऑप्शन डी है गारफील्ड को। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है, ऑप्शन सी पियरे डी कुबरटिन। ठीक है, इनको आधुनिक ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है और ये फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से जल से संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। हमको बताना है कौन सी ऐसी बीमारी है जो जल के संक्रमण के द्वारा फैलती है। ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है टेटनस, ऑप्शन सी है पैचिस, ऑप्शन डी है निमोनिया। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। जी हाँ, आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ, ऑप्शन सी पेचिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेचिस जल के संक्रमण से फैलने वाली एक बीमारी है। ये फैलती है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली एक बीमारी है और उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। आपको बताना है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन सी तीन श्रेणियों में कार्बोहाइड्रेट्स को बांटा गया है। कौन सी हैं ये 3 श्रेणियाँ? चलिए जल्दी से मैं आपको बता दूं। और पहली श्रेणी है मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, इसमें शर्करा का एक अणु पाया जाता है। दूसरी है डाइसेकेराइड्स, इसमें शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं। और जो तीसरी होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड्स, इसमें 3 या मतलब 2 से अधिक अणु जो है शर्करा के पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत से अणु शर्करा के पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना है। ठीक है, जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसमें बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ किए जाते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्राचीन से आधुनिक, बी है प्रारंभिक से हाल ही का, सी है स्वैच्छिक से गैर स्वैच्छिक, और डी है जानकारी से अनभिज्ञता। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी से अनभिज्ञता। ठीक है, जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई नई जानकारी, नया सिद्धांत बताने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए उसकी नॉलेज के बारे में जिसका उसे ऑलरेडी ज्ञान है। उसके बाद धीरे धीरे उसे हम अज्ञानता की ओर ले जाते हैं। इससे उसे समझने में आसानी होती है और वो नए ज्ञान को जल्दी सीख पाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, रस्सी कूदना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, तैराकी, साइकिल चलाना और क्रॉस कंट्री किस व्यायाम के प्रकार हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। विकास विद्या, बी है वायवीय, सी है लयबद्ध, डी है अवायवीय। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। थोड़ा शुद्ध हिंदी का प्रयोग यहाँ पर ऑप्शंस में किया गया है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो बी है वायवीय वो है एरोबिक और जो डी है अवायवीय वो है एनारोबिक। अब आपके लिए इजी हो गया होगा, आपने राइट आंसर गैस भी कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया है, ऑप्शन बी। जो ये सारे व्यायाम हैं वो वायवीय प्रकार के व्यायाम हैं। ठीक है, यानी कि एरोबिक व्यायाम हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, गति विज्ञान के पितामह कौन हैं। गति विज्ञान के पितामह कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है के वर्मा, बी है अरस्तु, सी है वुड और डी है कार्ल्स ग्रूज। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने आंसर गेस किया है, ऑप्शन बी अरस्तु। इन्हें फादर ऑफ किन्शियोलॉजी भी कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो फादर ऑफ किन्शियोलॉजी और हिंदी में कहें तो गति विज्ञान के पितामह। ठीक है, तो अरस्तु राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राउंड रॉबिन संबंधित है। को बताना है जो राउंड रॉबिन होता है वो किससे संबंधित है।
ठीक है, ऑप्शन ए है नॉकआउट प्रतियोगिता से, बी है लैडर प्रतियोगिता से, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता से, ऑप्शन डी है लीग प्रतियोगिता से। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, राउंड रॉबिन जो है लीग प्रतियोगिता का ही एक अन्य नाम है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिए। हठ प्रतिपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? आपको बताना है हठ प्रतिपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं। इसमें चार पहले आपको लक्षण दिए गए हैं, फिर आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से लक्षण हैं। पहला है नेत्र निर्मल होना, दूसरा है शरीर का पतला होना, तीसरा है मुख पर प्रसन्नता होना, चौथा है स्मरण शक्ति बढ़ना। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। ठीक है, नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, इन कूटों से आपको चयन करना है। पहला है 1, 2 और 3 सही है, दूसरा है 2, 3 और 4 सही है, सी है यानी कि 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4 सही है। चलिए जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली जब हमें आंसर पता नहीं होता है तो लोग जो है तुक्का मारने की कोशिश करते हैं और ऐसे में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको आंसर पता नहीं है, माइनस मार्किंग जैसे क्वेश्चन में आप ऐसे आंसर को स्किप करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कि 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, जो हठ प्रतिपिका है उसके अनुसार हठ सिद्धि के जो लक्षण है वह है नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना। ठीक है, स्मरण शक्ति का बढ़ना इसका लक्षण नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोड नंबर ए। ठीक है, कोड ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से कितनी ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। 10.4 किलो कैलोरी, बी है 6.8 किलो कैलोरी, सी है 4.2 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 2.6 किलो कैलोरी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। हो सकता है बहुत से लोग कंफ्यूज भी इसमें हो रहे हों। चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है वो 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर नियरेस्ट देखा जाए तो वो 4.2 किलो कैलोरी हो जाएगा। बट अभी आने वाले क्वेश्चन पेपर में ऐसे ऑप्शन आने की संभावना बहुत कम है। जो ऑप्शन आएगा 4.1 किलो कैलोरी वहाँ पर अवश्य आएगा, तो आप इसी को ही राइट आंसर मानिएगा। लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में आप रेट भी लगा सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चंस आता है जहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो रेट भी लगा सकते हैं, लेकिन कई बार आयोग अपने अनुसार ऐसे आंसर्स को भी राइट मान लेता है। मीन्स 4.2 किलो कैलोरी भी राइट आंसर माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो 4.1 किलो कैलोरी ही है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। तो किसके नियमों के अधीन होनी चाहिए? ऑप्शन ए है IAAF, बी है IOA, ऑप्शन सी है AAFI, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। और पूछा गया है कि भारत में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं वो IOC के अंतर्गत उसके नियमों के अकॉर्डिंग होती हैं, ना कि IOA या फिर IAAF या फिर AAFI। ठीक है, तो राइट आंसर होना चाहिए IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे जब टीमों की संख्या 10 है? ऑप्शन ए है 45, बी है 44, सी है 46, डी है 47। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैचों की संख्या निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज होता है, वो भी लीग टूर्नामेंट में।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। जो फॉर्मूला है वो है n-1/2। ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो आपको जो कुल मैचों की संख्या है वो निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ टीम होता है, आप जानते होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा n मीन्स 10, n-1 9/2, यानी कि हो जाएगा 90/2 मीन्स 45। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं तो वहाँ पर कुल 45 मैचेज खेले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, दो सूचियां आपके स्क्रीन पर हैं, आपको इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, चलिए पहले सूची 1 मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स, सेकंड है कम हीमोग्लोबिन यानी कि लो हीमोग्लोबिन। ठीक है, थर्ड है डायबिटीज, फोर्थ है कोलेस्ट्रॉल। अब सूची सेकंड में पहला है इंसुलिन, दूसरा है एचडीएल, तीसरा है रक्त अल्पता और चौथा है थ्रोम्बोसाइट्स। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से मिला लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स, इनका जो साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, कम हीमोग्लोबिन यानी कि लो हीमोग्लोबिन से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होने का खतरा रहता है, तो इसका ये 3 हो जाएगा। डायबिटीज यानी कि इंसुलिन की कमी से होता है, और कोलेस्ट्रॉल का कारण है एचडीएल। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 4, 3, 1, 2। ऑप्शन 1 है 4, 2, 1, 3, ऑप्शन बी है 4, 3, 1, 2। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसे सॉल्व कर लिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रतियोगिता केवल, आपको बताना है कि प्रतियोगिता केवल क्या है। ठीक है, ऑप्शन एक है एक सीखी गई सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है चरित्र विकास की फलोत्पादक रणनीति है, ऑप्शन सी है व्यक्ति के विकास के लिए विध्वंसकारी है, ऑप्शन डी है मानव विकास के लिए अनिवार्य है। चलिए जल्दी से बताइए कि प्रतियोगिता केवल क्या है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, प्रतियोगिता केवल एक सीखी गई सामाजिक प्रक्रिया है। समाज से ही इंसान प्रतियोगिता को सीखता है और प्रतियोगिता जो है वो समाज में ही संभव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है। ठीक है, जो मांसपेशियां हैं उन्हें पूर्णतः टोन में रखने का एकमात्र उपाय क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यौगिक आसन और क्रिया करना, ऑप्शन बी है मांसपेशियों को हर समय गतिशील रखना, ऑप्शन सी है उचित और पर्याप्त व्यायाम करना, ऑप्शन डी है प्रत्येक सुबह तेल मालिश करना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए, इजी रहेगा। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन सी, उचित और पर्याप्त व्यायाम करने से जो मांसपेशियां हैं पूर्णतः टोन में रहती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 रीड करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, ये है 125 क्वेश्चन की सीरीज़ का पहला पार्ट, 2 पार्ट आने बाकी हैं, उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि इन फ्यूचर में आपको और अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित तत्वों को उनके उद्गम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आप यहाँ पर 5 तत्व दिए गए हैं। ठीक है, इन तत्वों को उनके उद्गम के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले किसका उद्गम हुआ था, उसके बाद किसका हुआ था, इस प्रकार जो क्रम है उसमें व्यवस्थित करना है। जो तत्व है, पहला है पृथ्वी, दूसरा है वायु, तीसरा है आकाश, चौथा है जल, पांचवा है अग्नि। और इसके कूट हैं आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है 2, 4, 1, 3, 5, बी है 3, 2, 5, 4, 1, ऑप्शन सी है
4 3 5 2 1। ऑप्शन डी है 5 3 1 4 2। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हुआ आपके लिए होमवर्क। आप इसका आंसर हमें कमेंट में लिखिए, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा कल, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है, कि इनका क्रम क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। Hey there, subscribe to my channel.